वेलकम बैक टू अदालत। अहमद सईद जो एक सोलिसिटर बैरिस्टर एडवोकेट तीनों में 3 रोल्ड इनटू 1 कहना चाहिए, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हम कॉलर से भी बातें कर रहे हैं और कुछ पॉइंट्स आपस में भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप सबको, देखने वालों को जो कॉल नहीं भी कर रहे, इस प्रोग्राम के ज़रिए कुछ मालूमात मिल सके। अब कॉल्स का जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए अब हम सीधे कॉल्स की तरफ चलेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे कैसे हो, ठीक हो? शुक्रिया। हाँ, अब अलग जगह पे चला गया तो थोड़ा मुश्किल हो गया था वेडनेसडे की जगह से। जी, लेकिन आपने पकड़ लिया। मेरा क्वेश्चन ये था हुमा जी के मेरे साथ है ना होम ऑफिस के फाइल मिक्स हो गई थी दूसरे एक बंदे के साथ, तो उसकी वजह से मेरा केस काफी उनके साथ ये हुआ कितने सालों से। मैं 96 से यहाँ पे हूँ, तो अभी वो क्या करे, कभी छुपाने की कोशिश करे। मुझे इंडेफिनिट लीव तो मिल गया है यहाँ पे, और जो बंदा जो यहाँ पे रह रहा है ना वो मेरा फॉल्स आइडेंटिटी यूज कर रहा है। हम उसको भी पता है, मैं एमपी के पास भी गया था, उसका पासपोर्ट कॉपी सब कुछ मेरे पास है, लेकिन अभी इसकी वजह से मैं बड़ा परेशान और ट्रबल में आया हूँ। तो अभी इसका क्या किया जाए? वो बंदा तो आराम से रह रहा है और मुझे यहाँ वहाँ भागना पड़ रहा है इसकी वजह से। और एमपी के पास गया, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उसको सारी एविडेंस दिया, उसका पासपोर्ट कॉपी भी मैंने दिया, उसको इंडेफिनिट लीव दिया वो भी मैंने दिया, क्योंकि कोर्ट में जब होम ऑफिस मुझे ले गया था वहां सब पकड़ा गया था वो डॉक्यूमेंट सारा कुछ। अब जब मैंने उनसे अंडर द डेटा प्रोटेक्शन एक फाइल पूरी मंगवाई तो होम ऑफिस ने वो सारे कागजात छुपा दिए जो कोर्ट में ले गए थे वो, और बोलते हमारे पास नहीं है। फिर मैंने वो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को भी बोला कि ये लोग ऐसा किया, वहां से भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। और इतना पैसा मैंने वेस्ट किया सभी सोल्सिटर पर जाके, ये वो सारे एविडेंस पड़े हुए मेरे पास। और अभी मुझे बाद में केस विन हो गया मैं कोर्ट में, तो मुझे 3 साल का डिस्क्रिप्शन लीव दिया। और वो बंदा जो मेरा पासपोर्ट यूज कर रहा है वहाँ पे ब्रिटिश सिटीजन है, और मैं डिस्कशन पे चल रहा था। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, चलो भाई जो भी हो। फिर 3 साल किया, 6 साल पूरे करके फिर मैंने वो उसके बीच में उन्होंने मेरे को कागज भेजा कि तेरा बहुत साल यहाँ पे हो गया, तो पासपोर्ट और तेरे को फोटो कॉपी भेज दे हमारे ऊपर। तो मैंने उसके ऊपर सब भेज दिया। फिर उन्होंने रख लिया, मुझे दिया ही नहीं, और मेरा डिस्क्रिप्शन लीव वो एक्सपायर हो गया। फिर मैं एमपी के पास चला गया, लोग मेरा काम भी जाने वाला है, मेरे पास वीजा नहीं है, तो ऐसा हुआ मेरे साथ, तो मैं अभी क्या करूँ? तो वो बोलता है तूने तो कुछ भेजा ही नहीं है वहाँ पे होम ऑफिस के ऊपर। मैंने बोला मैं भेजता तो सारी डिटेल मेरे पास है। तो बोला तू झूठ बोल रहा है। तो फिर मेरे पास वो पोस्ट ऑफिस से भेजा था ना उसका, वो तो सारा कुछ दिया। फिर उन्होंने पता किया तो उनको पता लगा कि वो पासपोर्ट हमारे वहाँ पड़ा है। अब मैंने ब्रिटिश सिटीजन के लिए अप्लाई किया, मेरे बच्चे ब्रिटिश से, मेरी बीवी ब्रिटिश से, मैं अकेला यहाँ पे इंडियन हूँ। तो वो बोलते तू रूल ब्रीच कर रहा है। मैंने बोला कि मैं कैसे ब्रीच कर रहा हूँ, आपने गलत डिसीजन लिया, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। आप मुझे गलत कोर्ट में ले गए, मुझे कितना खर्चा करा, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। ये वो अभी आप बोलते हैं कि मैं ब्रीच कर रहा हूँ। फिर मैं सोसाइटी के पास गया, पैसे उसको वापस दिया, वापस उसको लिखा कि आप माफी मांगे सेक्रेटरी स्टेट को, बोला कि आपकी वजह से इतना ट्रबल में गया, ये वो हुआ। फिर सब कुछ किया हुआ है, लेकिन अभी वो मेरे को तंग कर रहे हैं ऐसी वजह से, सारा एविडेंस वो होने के बावजूद भी ये वो। अभी आपके पास इंडेफिनिट लीव है? हाँ, इंडेफिनिट लीव तो मेरे पास है, वो तो उन्होंने दे दिया, बड़ी मुश्किल से वो भी दिया। वो उसको थ्रेटन किया कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे, जुडिशियल रिव्यू करेंगे, फिर मेरे को दिया उन्होंने, क्योंकि मैं उसके अगेंस्ट चला गया ना। राइट, एमपी के पास आपने ब्रिटिश पासपोर्ट की एप्लीकेशन दी, उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि आपका कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन लगाई होगी, आई थिंक। ना कैरेक्टर ऊपर के नहीं लगाया उन्होंने। पता क्या 2009 में मेरा डिस्कशन 2011 तक का था। उन्होंने एक 2009 मेरा पासपोर्ट मांगा था ना, तो वो मैंने उनको भेज दिया था। तो मेरा वो गैप आ गया था 2011 में, फिर नहीं दिया ना, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट था ना। तो मैंने फिर वो इंडेफिनिटली 2012 में वापस भेजा उसको। ओके, ठीक है। तो अभी आपकी पोजीशन ये है कि आपने ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, जो कि रिफ्यूजल हो गया, और आप इस बात से बहुत अपसेट हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि इसका क्या हल है, राइट? सारा कुछ उनकी गलती सब उनकी है। आपने सुना कि इन्होंने क्या क्या बातें की हैं। तो ये बड़ी खतरनाक बात है, ये जो आइडेंटिटी थेफ्ट की बात कर रहे हैं, इस पर मेरा ख्याल है मुझे एक प्रोग्राम करना चाहिए कि लोगों को ये पता रहे कि इसके साथ कैसे कैसे, क्योंकि किसी की आइडेंटिटी चुरा के कोई आपको बिल्कुल ही, जैसे इनको इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल। तो अब इन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन दी है, जिसपे लगता है रिफ्यूजल इस बेसिस पे हुआ कि वो दूसरे बंदे ने जो इनके साथ किया उसकी वजह से जो इनके सर्कमस्टांसेस बने। जी। आप इन्हें क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? देखें, ये जो इन्होंने कहा, बज़ाहिर इनके साथ होम ऑफिस ने जो है वो ज़्यादती की है कि इनकी आइडेंटिटी किसी और बंदे ने अडॉप्ट की हुई थी और वो ब्रिटिश सिटीज़न बन गया, और ये जो है ये इनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है
कि ये रेजिडेंस रिक्वायरमेंट शायद पूरी नहीं करते, क्योंकि ये बता रहे थे कि इनको गैप आ गया था, गैप इनका बीच में आ गया। तो नेशनैलिटी तो आपको पता है वो डिस्क्रेशनरी है, उसके अंदर आपको कोई राइट ऑफ अपील वगैरह नहीं होता। लेकिन जिस तरह इन्होंने पहले किया था, अगर ये समझते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कोई गैर कानूनी काम किया है तो जुडिशल रिव्यू के लिए इनको प्री एक्शन प्रोटोकॉल नोटिस उनको देना चाहिए, और उसके अंदर जो भी मालूमात और जो भी तफसीलात इनके पास हैं वो ये उस नोटिस में एड्रेस करें और होम ऑफिस से मांगें, और अगर वो नहीं देते तो फिर अदालत से रुजू करें। और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत इन्होंने पहले भी इंफॉर्मेशन ली है, तो हो सकता है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत इनको मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल जाए, और उस इंफॉर्मेशन से अगर ये साबित होता है कि इनके साथ ज़्यादती हुई है तो फिर कानून के दरवाजे तो खुले हैं, मतलब अदालत मौजूद है, वहाँ पे ये रब्ता करें। तो लेकिन मुश्किल ये है अहमद के कानून के दरवाजे तो खुले हुए हैं, लेकिन उन लोगों के साथ लिए जिनके पास पैसा है बहुत खर्च करने के लिए, क्योंकि आपको पता है जुडिशियल रिव्यू इज सच एन एक्सपेंसिव रेमेडी, कि आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसे अफोर्ड करना। जी जी, अनफॉर्चुनेटली अभी ये तो चीज़ है जी कि इंसाफ भी पैसों से मिलता है, बगैर पैसों के इंसाफ भी नहीं है। जी, कभी कभी तो पैसों से भी नहीं मिलता, कभी कभी तो पैसों से भी नहीं मिलता, क्योंकि असली इंसाफ तो अल्लाह की ज़ात ने करना है। बिल्कुल। आइए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, हेलो, अली ब्रिस्टल से बोल रहा हूँ। जी अली, कहिए। जी, मैंने पूछना था कि मैंने अपने बच्चे की शादी करनी है पाकिस्तान में, और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? वो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड है, 26,000 कोई इनकम है साल की, और जो एक सेमी कमर्शियल प्रॉपर्टी अपने नाम है उसके, जिसके ऊपर कोई मॉर्गेज वगैरह नहीं है, और वहाँ पे क्या टेस्ट वहाँ पे कोई टेस्ट वगैरह और ये जो और कोई रिक्वायरमेंट्स हैं इसके बारे में जरा बतला दीजिएगा। एक बात आप बताते जाएं, आपने ये कहा है कि आपने अपने बच्चे की शादी करनी है। आई होप कि ये ओवर 18 है आपका बच्चा। जी जी, 19 साल का। 19 साल का बच्चा, इन्होंने ऐसे कहा, मैंने कहा कहीं 8-10 साल का बच्चा ना हो इनका। जी जी, रिक्वायरमेंट ये पूछ रहे थे, तो इन्होंने खुद ही बताया कि इनके बेटे की इनकम जो है वो 23 या 26 हज़ार है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, और उसके पास एक कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है। तो इनकम के हवाले से जिस तरह आप पहले जिक्र कर रही थी कि खाली इनकम होने से काम नहीं चलता, बल्कि जो अपेंडिक्स FMSC है उसके मुताबिक इनकम का स्पेसिफाइड एविडेंस इनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर डिपेंडिंग कि उनकी किस किस्म की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो चीज़ें मस्ट हैं वो 1 साल की बैंक स्टेटमेंट और 1 साल का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ, आपका जो SA 302 होता है वो, आपका टैक्स रिटर्न, और इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी वगैरह के साथ डिविडेंड्स ले रहे हैं तो उसके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो उसके अंदर बेहतर ये है कि ये अपेंडिक्स FMSC सामने रख के उसमें जो जो चीज़ें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से मतलब हैं वो सारा एविडेंस प्रोवाइड करें। बाकी जहाँ तक जो लड़की ने पाकिस्तान से आना है उसका ताल्लुक़ है, तो उसको वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट करना पड़ेगा, और इसके अलावा उसका TB टेस्ट होगा। और पहले जो ये था कि एप्लीकेशंस जो थी वो अगर पाकिस्तान में से आप अप्लाई करें तो वो जेरीज फेडेक्स में एप्लीकेशन आपकी जमा होती थी कोरियर वालों के पास, और वो वहाँ से फिर या तो इस्लामाबाद में ही उसकी डिसीजन होती थी या अबू धाबी, दुबई। अब वो भी प्रोसीजर चेंज हो गया पिछले साल से। एप्लीकेशन आप ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हैं बैठ के, और जो आपके जो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स हैं सारे वो शेफील्ड में जाते हैं। अच्छा। और यहाँ पे शेफील्ड में जो केसेस हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। और अच्छा, आई डिडंट नो कि शेफील्ड में डिसाइड होते हैं। आई थॉट कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जाते हैं डिसाइड, हाई कमीशन एप्लीकेशंस वगैरह देख के जो डिसीजन में जो पोस्ट रेफरेंस अभी आता है वो शेफील्ड का आता है, शीफो। और होता ये है कि ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन जमा होगी, फिर जो एप्लीकेंट है वो पाकिस्तान में अपना पासपोर्ट
और फोटोग्राफ लेके जेरीज वालों के पास जमा करा देता है, और उसका जो टीबी टेस्ट है और जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है और जो भी और मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, इकट्ठे रहने के सबूत, ये वो यहाँ अपने स्पॉन्सर को भेज देते हैं। अच्छा। और वो फिर स्पॉन्सर जो है वो अपनी एम्प्लॉयमेंट के कागज़ और अकोमोडेशन के और ये सारे कागजात करके तो शेफील्ड में जमा होते हैं। अच्छा। और फिर जो है वो शेफील्ड वाले ही फैसला करते हैं, और फिर वो फैसला जो है वो कन्वे किया जाता है थ्रू अबू धाबी या दुबई या इस्लामाबाद टू दी एप्लीकेंट। और जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था IHS चार्जेस, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, वो भी आपको पे करना पड़ता है स्पाउसेस के लिए भी। जी, स्पाउसेस के लिए भी। और वो जो है वो ओवरसीज से जब आप अप्लाई करते हैं तो वो पाउंड इक्वलेंट तकरीबन 600 पाउंड्स बनता है, जो इन एडिशन टू एप्लीकेशन फ़ीस है जो आपको पे करना पड़ता है। और ये सारा कुछ आप फिर शेफील्ड वाले जो हैं डिपेंडिंग वैसे जल्दी फ़ैसला कर देते हैं, तकरीबन 8 हफ्तों के अंदर अंदर वो आपको डिसीजन कर देते हैं, और फिर आपको ईमेल आ जाती है कि जी आप शेफील्ड से अपने कागज़ वापस मंगवा लें, और जो भी रिफ्यूज़ल या ग्रांट ऑफ वीज़ा है वो आपको जेरीज फेडेक्स वाले जो हैं वो एप्लीकेंट को बताते हैं। और आजकल अपील के लिए कितना टाइम देते हैं शेफील्ड वाले? 28 डेज, जितनी भी बाहर की अपीलें हैं वो 28 दिन का टाइम। आई थॉट कि 56 डेज होता था पहले, इंक्लूडिंग पोस्टेज एंड एवरीथिंग। नहीं, 28 दिन का टाइम है ओवरसीज। और इन कंट्री वालों के लिए 14 डेज। इन कंट्री के लिए 14 डेज हैं। जी जी, राइट, ओके। आइए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा ये सवाल था कि मैंने एप्लीकेशन डाली हुई थी FLR-FP, तो होम ऑफिस की तरफ से मुझे डिसीजन आ गया, रिफ्यूज कर दी। फिर मैंने अब डाला फिर प्री प्रोटोकॉल एक्शन डाला हुआ है, तो उसका भी 2 हफ्ते बाद मैंने दे दिया कि ठीक है हम नहीं मानते आपका, तो आप जा सकते हैं कोर्ट में। तो आप ये पूछना है कि मैं अगर मैं अब JR में जाऊंगा तो इसमें क्या लगता है आपको? और दूसरा ये पूछना है कि 90 डेज के अंदर अंदर आप JR में जा सकते हो, और मेरे साथ ये भी है कि मैं रिपोर्टिंग पे भी जाता हूँ, तो इसके बारे में पूछना। दूसरा ये मेरा क्वेश्चन है कि मेरी सिस्टर है वो फ्रांस में होती है, उन्हें नेशनलिटी मिल गई है, तो क्या वो वाली भी मैं बाद में आने वाले वक्त में मैं एप्लीकेशन डाल सकता हूँ? सॉरी, मेरी समझ में आपका सवाल नहीं आया। आप अपनी सिस्टर के डिपेंडेंट बनना चाहते हैं? नहीं, फिलहाल मैंने यहाँ पे शादी, मेरी जो वाइफ वो ब्रिटिश है, मैंने FP डाली हुई है जी। FP डाली हुई थी, तो वो मेरा रिफ्यूज हो गया, फिर मैंने प्री प्रोटोकॉल एक्शन डाला। वो सब तो मैं समझ गई, आपने सिस्टर का जिक्र क्यों किया है? नहीं, सॉरी, वो मेरा सेकंड क्वेश्चन था। पहले मैं राइट, ओके। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हम समझ गए, प्लीज सेकंड क्वेश्चन दोहरा दीजिए। जी, सेकंड ये था कि अगर मेरी सिस्टर को नेशनलिटी फ्रेंच नेशनलिटी होल्डर है, क्या अगर ये मेरी JR में रिफ्यूज कर देते हैं बिल्कुल, तो आया उसके बाद मैं डाल सकता हूँ? लेकिन आपकी सिस्टर का फ्रांस में इससे क्या ताल्लुक है? नहीं, यानी कि अगर सिस्टर यहाँ पे आ जाती हैं, यहीं पे परमानेंटली आ जाती है, UK में आ जाती हैं जी, तो क्या मैं उनका डिपेंडेंट बन सकता हूँ? राइट, सवाल आपका डिपेंडेंट के बारे में ही था। तो पहली बात तो ये कि इनकी वाइफ ब्रिटिश है जी जी, और इन्होंने अपना डाला हुआ है केस, वो अलाउ नहीं हुआ, अब ये JR में जा रहे हैं। तो आपके ख्याल से इनके सक्सेस के चांसेस कितने होंगे अगर इनकी वाइफ ब्रिटिश है? आई डोंट नो इनके कोई बच्चे हैं या नहीं है। अगर तो इनके बच्चे हो जाएं तो सक्सेस के चांसेस 100% हो जाएंगे। बट पीपल शुडंट हैव चिल्ड्रन फॉर दैट रीजन, यू नो। तो अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस प्रूव करने पड़ते हैं। अगर तो आप जो नई एक्सेप्शन है EX1 उसके अंदर अगर आप फॉल करेंगे तो फिर आपको वो वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। अगर वो EX1 के अंदर आप ना फॉल करें तो फिर वो आपको वीज़ा नहीं। तो बच्चे ना हों तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी बीवी जो है वो पाकिस्तान में नहीं रह सकती, उसके लिए वहाँ की वो लैंग्वेज नहीं बोल सकती, उसकी सारी फैमिली यहाँ रहती है। और ये सारी चीज़ें तो एक्चुअली
इनका केस देख के ही पता लग सकती हैं कि इनके क्या सर्कमस्टांसेस हैं और उन्होंने किस वजह से रिफ्यूज़ किया है। इनका दूसरा सवाल ये था कि अगर इसमें कामयाब नहीं होते तो क्या बाद में वो सिस्टर के डिपेंडेंट, लेकिन डिपेंडेंट की भी तो बड़ी शर्तें होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। डिपेंडेंट की शराइत जो है वो, अगर तो ये पहले सिस्टर के डिपेंडेंट रहे हैं कभी, और जब ये पाकिस्तान में थे तो इनकी सिस्टर इनको सपोर्ट करती रही है, लेकिन क्योंकि अब तो ये डिपेंडेंट हैं ऑफ अ ब्रिटिश सिटीज़न, तो फिर एट द सेम टाइम ये अपने सिस्टर मतलब ईए सिटीजन के डिपेंडेंट बन सकते हैं, यानी दिस इज आल्सो एन इशू। एंड आई थिंक इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट कि लोग ये चीज़ याद रखें कि एक तो होती है जेन्युइन डिपेंडेंस जो कुछ लोगों की वाकई होती है और उन्हें ये पता नहीं होता कि इस कैटेगरी में वो अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे कई केसेस मैंने किए हैं। लेकिन एक वो होता है, आप ये नहीं कर सकते कि जब आपकी सारी इमिग्रेशन की कैटेगरीज में ख़त्म हो जाए तो आप एक ज़बरदस्ती की एक प्लान्ड डिपेंडेंसी बना लें। बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज़ के बारे में आप लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए और वकीलों से मशवरे करने के बाद ही कोई स्टेप लेना चाहिए। आई होप कि ये हमारी आखिरी ब्रेक है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। इसके बाद आपसे फाइनल सेगमेंट में मुलाकात होगी। देखते रहिए वीनस टीवी।